बेटा आज से स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर थ्री अकाउंटिंग के अंदर। चैप्टर थ्री जो है बेटा वो पूरी अकाउंटिंग का बेस है, पूरी अकाउंटिंग का बेस है कि हम किस बेसिस पे, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अपनी पूरी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि ये अकाउंटिंग जो मैंने की है ये सेम कोई दूसरा पर्सन करता तो वो भी सेम करता, और तो और हम इस अकाउंटिंग को दूसरे आदमी से चेक करा सकते हैं, वो भी सेम फंडामेंटल पे चेक करेगा। जिस रूल पे, जिस रेगुलेशंस पे, जिस नियम कायदे कानून पे मैंने इसको बनाया है वही, वो भी उसी कायदे कानून पे उसको चेक भी करेगा और सेम बनाएगा। अगर मान के चलो मुझे दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना है तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस फाइनेंशियल को चेक कर सकता हूँ। रीजन बिहाइंड, उसने भी सेम फंडामेंटल पे अपनी अकाउंटिंग बनाई होगी जिस जिस फंडामेंटल पे हम बनाते हैं, जिस पे हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ही अगर मान के चलो हमने अपनी अकाउंटिंग की है तो सामने वाला आदमी जब उसको पढ़ेगा, जो हमारी अकाउंटिंग है, जो जब हमारी अकाउंटिंग कोई सामने वाला उसे पढ़ेगा तो उसको भी सेम फंडामेंटल के बेस पे हर चीज अंडरस्टूड होगी। उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है बेटा हमारे पास 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बताता है बेसिकली आपको क्या, हम लोग किस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे पूरी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, पूरी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो बेटा चैप्टर 3 अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें स्टार्टिंग ही क्या है चैप्टर की कि इसमें जो भी चीजें रिकॉर्ड होंगी वो किस पे होंगी? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यस और नो? यस सर। अब जरा हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले इस चैप्टर से, इसमें क्या दे रखा है कि बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है इसके अंदर? बेसिकली क्या होते हैं बच्चे, यहां पे आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या आएंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब इनका नाम बदल के हो गया इंडियस। क्या हो गया इनका नाम बेटा? इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और तो और इनका नाम चेंज तो हुआ लेकिन पूरे वर्ल्ड में अभी इस समय चलते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये हम लोग बात करते हैं बेटा इसके बारे में। इसी को देख करके हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए, लेकिन इंडिया ने अपने कंटेक्स्ट में बनाया गया इंडियस। हमने बोला ये तो हम लोग नहीं लगने देंगे अपने ऊपर, हम लोग बना लेते हैं नए इंडियस। उससे पहले क्या चलते थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर एक अकाउंटेंट, यहां तक कि आप तक भी इसको पढ़ते हो। लेकिन वही वाली बात है बेटा, हमें इसके बारे में नहीं पता चलता। जब आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे, सीए जैसे कि अगर आप करते हो, सीएस करते हो या फिर सीडब्ल्यूए करते हो, सीएमए करते हो, तो आपको तब जाकर पता लग पाता है कि अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये था, इनका बेसिक मीनिंग ये था। लेकिन ये सब आप थ्योरी बेस के अंदर पहले ही पढ़ लेते हो, ये सभी आप थ्योरी बेस के अंदर पढ़ लेते हो। सेम रूल्स एंड रेगुलेशन आप पहले से फॉलो करते हुए आते हो, बाद में आपको रीजन पता लगते हैं। अच्छा वहां पे जाके आप बेटा एक एक करके एक एक एएस को अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से आप उसे रीड करते हो, अच्छे से आप उसे मेमोराइज करते हो, ठीक। तो यहां पे चैप्टर 3 के अंदर बेटा आपको यही बात बताएगी। सबसे पहले थ्योरी बेस क्या अकाउंटिंग का, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंडियस क्या है, आईएफआरएस। अब लर्निंग जो हमारे पास होगी बेटा इस पूरे चैप्टर के अंदर वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है बेटा? तो बेस्ड है बेटा बेसिकली इस चैप्टर में आप पहले मीनिंग पढ़ोगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नेचर, मीनिंग एंड अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनका मीनिंग और नेचर पढ़ने वाले हो, ठीक है सर, बिल्कुल सही, समझ में आती है बात वाली। सेकंड आप पढ़ने वाले हो बेटा फीचर्स, सेकंड आप पढ़ने वाले हो उसमें फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड नेसेसिटीज, क्यों आवश्यकता है, हमें पढ़ना क्यों है, दूसरी बात हमें इसको पढ़ना क्यों है भाई, जरूरत क्यों है पढ़ने की, वो हम जानेंगे इसके अंदर बेटा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ेंगे बच्चे? फीचर्स पढ़ेंगे, ओके। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। देखो हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं करते हैं बेटा कुछ ना कुछ अजम्पशंस के बेस पे करते हैं। ऐसे नहीं कि हम इसे रिकॉर्ड कर दिया, कुछ हमारी अजम्पशंस हैं जो हम पहले से मानते हुए आ रहे हैं। तो उनमें से जैसे कि कुछ हमारी अजम्पशंस जिसको हम लोग कंसेप्ट कहते हैं, ये कौन कौन से हैं बच्चे? पहला कंसेप्ट आपके पास है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकंड आपके पास कंसिस्टेंसी अजम्पशन, फिर इसके बाद आता है आपका एक्रूअल अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन या फिर कंसेप्ट। ये हम पढ़ेंगे बेटा, अभी हम पढ़ने वाले हैं। गोइंग कंसर्न हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, एक्रूअल हो गया, इनके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ओके। इन्हीं के बेस पे पूरी अकाउंटिंग आपकी रिकॉर्ड होती है, इन्हीं के बेस पे आपकी पूरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, ओके। फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। ये कितने होते हैं बेटा अपने आप पे? तो आप देख पा रहे हो बेटा, सबसे पहला क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी, जिसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं, चैप्टर 2 के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन किया था। फिर इसके बाद है मनी मेजरमेंट, फिर अकाउंटिंग पीरियड हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया, मटेरियलिटी प्रिंसिपल हो गया, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म हो गया, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये दो भी होते हैं बेटा, इन दोनों का एक ही नाम है बेटा, वैसे तो हम बोलते हैं कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक।
जो हम बात करते हैं ना अपने यहाँ पे IFRS, इंड एस, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे इसी वाले हमारे जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है, इसी से आगे थोड़े बहुत अप एंड डाउन हो जाते हैं। मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, डुअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं इन दो के बारे में, ये भी हमारी बुक का पार्ट है, ऐसी बात नहीं है। पहला है आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दूसरा आपके पास वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन है बेटा, बुक में अगर आप देखोगे इंडेक्स में साफ साफ मेंशन है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पूरी अकाउंटिंग में बार बार इसका नाम आता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अगर आपको उसका मतलब पता होगा तो बेटा हमारे वेल एंड गुड। दूसरा है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। यस यस सर, ओके। फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, फिर बाद में लास्ट में जाके सारी अजम्पशन, सारे रूल, सारे कंसेप्ट, फिर आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में इसका मीनिंग पढ़ लेंगे बेटा हम लोग, फिर इसका नेचर पढ़ेंगे, फिर इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अच्छा ये इस तरीके से होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इसको लाने के पीछे पर्पस क्या था हमारा, हमने लाए क्यों उसको हम लोग, एंड गोल क्या है बेटा हमारा। फिर है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, आवश्यकता, है ना, क्या जरूरत है, क्या इनकी कुछ कमियां हैं, बिल्कुल कमियां बेटा इनकी भी क्या। फिर इसके बाद तो अभी हमने बात की इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम IFRS के नाम जानते हैं, और इंडिया में इसको किस नाम जाना जाता है, इंड एस के नाम जाना जाता है। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर, ओके। अब हम चैप्टर को अपना स्टार्ट करेंगे बच्चे। बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 3 स्टार्टिंग से। सबसे पहले इसमें आता है बेटा ये गैप, नाम से आपने देखा ही होगा अपनी बुक के अंदर, गैप, GAAP, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप के नाम से इसको जाना जाता है, इसको गैप के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ही अपने आप पे बेटा काफी कुछ चीजें इंडिकेट करता है। पहला है जर्नली, आमतौर पे देखा गया है एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स है उनको आपने एक्सेप्ट कर रखा है जर्नली, सभी उसको मान के चलते हैं। अभी हम आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हो अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में, आप ऑनलाइन यहां पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आप लोग कुछ ना कुछ चीजों को मान के चल रहे हो। आपने मैथमेटिक्स में कोई चीजें मानी थी, आपने अगर मान के चलिए साइंस पढ़ रहे हो तो बेटा आपने उसमें कोई चीज मानी है, अगर आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो तो आपने उसमें कोई चीज मानी है। मानने के बाद उसमें आप चीजों को मान के फिर आप उसको चीजों को चला पा रहे हो बेटा। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज अपने हिसाब से चल जाएगी। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो बेटा तो फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स हैं। तो वही है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप के नाम से जाना जाता है। इसमें ये गैप में होता क्या एक्चुअल में, अब जरा इसके बारे में जानकारी लेते हैं बेटा। सेट ऑफ रूल्स, इसके अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ बच्चे, पहले तो इसमें सेट ऑफ रूल्स है, मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट बना रखा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं, ओके, एंड इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, कुछ हमारा मार्गदर्शन कर रखा आगे के लिए। दैट डिफाइन फ्रेमवर्क, ओके, ये फ्रेमवर्क बना रहे हैं बेटा, विद इन विच अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिसमें अकाउंटिंग क्या हो रही है बच्चे, अकाउंटिंग इज परफॉर्म, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे बनेंगे। सर ये 3 कंपोनेंट्स हैं, यस। पहला हो गया रूल, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा गाइडलाइन, ठीक है बच्चे। तो ये 3 वर्ड्स, रूल्स, कंसेप्ट एंड गाइडलाइंस, ये गैप की मेन बेसिक है बेटा, मेन बेसिक्स हैं, उनके बिहाफ पे हम लोग आज अकाउंटिंग कर पा रहे हैं। आज आप बाकी सब्जेक्ट्स जैसे भी है उनके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आप उसके बिहाफ पे वो सब्जेक्ट को रीड कर पाते हो, उसको आप याद कर पाते हो, उसे आप लर्न कर पाते हो बच्चे। अब बात करते हैं हम लोग की फीचर्स ऑफ गैप, गैप के कुछ की फीचर्स है बच्चे। जैसे कि हमने ऊपर ही बात की अभी, इसमें गाइडलाइंस है, गाइडलाइन और फ्रेमवर्क, गाइडलाइन फ्रेमवर्क, हम किस बिहाफ पे अपनी अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कि अकाउंट बनता कैसे है, अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपने थोड़ा बहुत तो जान लिया होगा। अकाउंट ऐसे शेप होती है, टी शेप की अकाउंट होती है, हम लोग ऐसे करके उस अकाउंट को बनाते हैं, तो ये तो हमें पता है। तो यहां पे क्या है, गाइडेंस फ्रेमवर्क, इसमें पहला पहला फ्रेमवर्क आता है, ओके। गैप प्रोवाइड द स्टैंडर्ड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट द कंसिस्टेंट कंपेरेबल एंड ट्रांसपेरेंट। ये सबसे पहले बेटा इसकी जो बेसिक जो चीजें हैं वो यही हैं, इसमें कंसिस्टेंट होती है चीजें,
ठीक है, साथ साथ क्या होता है, कंपेरेबल होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है। कोई भी चीजें आप देख सकते हो, कोई भी चीजों को आप कंपेयर कर सकते हो, हर चीज कैसी रेगुलरली चलती हुई आती है। गैप ऐसा नहीं कि आज चल रहा है तो कि कल खत्म हो जाएगा, कल दूसरे आएंगे। हाँ, उनमें चेंजेस होंगे बेटा, ये नहीं बोल रहे खत्म हो जाएंगे, चेंजेस होंगे उसके अंदर। फिर कल जो चेंज हुआ है क्या पता उसमें भी कुछ नई कमियां मिल जाए, फिर अगेन चेंज होगा, और यही प्रोसेस चलता रहता है, यही प्रोसेस अपने आप पे कंटिन्यू होता रहता है बेटा। अब हम बात करते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, यस। इसके अंदर बेसिकली क्या लिखे हुए हैं, इसमें फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स फॉर्म इन फंडामेंटल्स, जिसमें अकाउंटिंग एंड इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी होगी बच्चे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी होगी बेटा, रिलायबल होगी, विश्वसनीय होगी। एक हम ऐसा बोल सकते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पूरी तरह से रिलायबल होगी, पूरी तरह से विश्वास के लायक होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे एप्लीकेबिलिटी, कहां कहां पे लगेगा बच्चे, कहां कहां पे लगने वाला है, तो वो बात कर रहे हैं यहां पे यूनिवर्सली बट कंट्री स्पेसिफिक अडेप्टेशन। ओके, अब यहां बात की जा रही है कि कंपनी के कंट्री के हिसाब से अडेप्टेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हर कंट्री का अपना रूल है, हर कंट्री का अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जो ये रूल होते हैं मे भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन 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 यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये लगते तो हर जगह पे है बेटा, अकाउंटिंग करनी है तो आपको सबको मानना पड़ेगा एक ही रूल को, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा बच्चे, हम लोग कोई और अकाउंटिंग करेंगे, वो कोई और अकाउंटिंग है। और आपको पता होगा जब से ग्लोबलाइजेशन आई है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, चाहे इंडिया में ले लो चाहे बाकी कंट्रीज में ले लो, अब हम लोग दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। जब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय हमें उनकी अकाउंटिंग और उन्हें हमारी अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, एक बीच में क्या आ जाएगा बेटा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा अकाउंटिंग को लेकर के, क्योंकि वो तो कुछ और मानेंगे और हम लोग कुछ और मानने वाले हैं। तो उस चीज को देखते हुए भी हमें ये मानने पड़ते हैं बेटा, एप्लीकेबिलिटी ये सब जगह पे लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में लागू हो रहे कहीं और लागू नहीं हो, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होंगे बच्चे। यस और नो, यस सर। अब हम बात करते हैं आगे। अब इसको लागू करवाने के लिए, इसको अप्लाई कराने के लिए हमारे इंडिया के अंदर एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो अच्छे से काम करता है, जिसका नाम है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड लीगल अथॉरिटी, एंड लीगल अथॉरिटी मिली है इसको। जैसे कि मैं बात करता हूं आईसीआई की, आपको फुल फॉर्म पता लगी गया आईसीआई है क्या बेटा बेसिकली, और आप सब 11th क्लास में आ चुके हो तो आपने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता ही किया होगा कि भाई हमने कॉमर्स चूज किए तो क्या करेंगे आगे चल के, तो आप सबने सोचा होगा हमें सीए करनी है। सीए करनी है, मोस्टली बच्चों के दिमाग में होता है कि हमें सीए करनी है। अच्छा, सीए बेटा यहीं से आपको डिग्री मिलने वाली है, मंदिर है हमारे लिए बच्चे, ये हमारे लिए क्या है, मंदिर एक तरीके से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये क्या है बेटा, अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया, ये सबसे पहली, मतलब बोल सकते हैं कि प्रीमियर बॉडी है अकाउंट इंडिया की। नेक्स्ट इसके बाद क्या है इसमें, अब इसमें ये बात कर रहा है कि ये इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जितने भी भारत में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं उनको ये बनाता है, साथ साथ उसको स्टैंडर्डाइज करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस, स्पेशली नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, नॉन कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 ये भी आया है बेटा। अब इसको कौन गवर्न कर रहा है, कंपनी एक्ट, भाई कंपनी का एक्ट है ये तो, क्या इसको हम लोग बनाएंगे क्या, क्या आईसीआई बनाएगा, आईसीआई नहीं बनाता है, इसको कौन बनाता है बेटा हमारे लिए। अंडर दिस एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें थोड़ा सा बहुत हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स ये सब आ जाते हैं और उनके देख रेख में चीजें बनती है। आर मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, जैसे कि कंपनीज। ऐसा है ना, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है बेटा जिन पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लग पाते हैं, तो क्या वो अकाउंटिंग नहीं करती होंगी, वो भी अकाउंटिंग करती हैं। वो किसके अकॉर्डिंग करती हैं, इनके अकॉर्डिंग। जिन कंपनियों पे रूल्स लग पाते हैं प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के, वो कौन से अकाउंटिंग करती होंगी, वो भी सेम अकाउंटिंग करते होंगे। लेकिन लेकिन उनके लिए कुछ रूल्स थोड़े और भी हैं, कुछ नए भी हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं रिलायंस की, मैं बात करता हूं टाटा ग्रुप्स की, वही मैं बात करता हूं XYZ किराना स्टोर की, तो क्या वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम लग रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे। कुछ रूल्स वहां पे अलग होंगे, कुछ रूल्स वहां पे अलग होंगे, क्योंकि जब मैं बात करता हूं किराना स्टोर की, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो अकाउंटिंग तो कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे अकाउंटिंग। वही बात करता हूं कंपनीज की, तो कंपनियां भी अकाउंटिंग, लेकिन कंपनियों के लिए बोला गया इसमें कंपनीज एक्ट 2013 आ जाता है, जबकि उसके अंदर आपका कंपनी एक्ट नहीं होता है। उसमें बस रूल्स जो होते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो कौन सेट करके देता है बेटा हमें, वो हमें देता है आईसीआई। कौन देता है सेट करके रूल बेटा, आईसीआई। अब हम चलते हैं आगे।
गैप क्या है, पहले तो गैप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये गाइडलाइंस दे रहा है, सिंपल सी बात है, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर वे में बना पाएंगे। नेचर क्या है बेटा इसका, ये रूल बेस्ड है, इसने जो भी चीजें बनाई हैं नियम बना रखे हैं। क्या बाकी जगहों पे इसको एक्सेप्टेंस मिली है? बिल्कुल मिली है। क्या इसमें कंसिस्टेंसी है? हाँ बिल्कुल इसके अंदर कंसिस्टेंसी है। इश्यू बॉडी इन इंडिया, इंडिया में कौन इसको इशू करता है बेटा? एक तो आईसीआई फर्स्ट नंबर पे आता है, जो नॉन कॉर्पोरेटिव के लिए कर रहा है, जैसे मैंने बात की अभी किराना स्टोर की। वहीं दूसरे में बात करते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये कंपनियों के लिए काम करती है, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 है। ओके सर, लीगल स्टेटस किसको मिला हुआ है? मैंडेटरी फॉर द कंपनी, कंपनियों को तो मानना ही पड़ेगा, रिकमेंडेड फॉर द अदर, बाकियों के लिए कि आप मान लोगे तो बेस्ट है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, तुम पे बाकी रूल तो लगी रहे जो आईसीआई लगा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, पर्पस। फिर क्या नेक्स्ट क्या, पर्पस। पर्पस बेटा हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। भाई जो चीजें आप कर रहे हो उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड वे में उसको परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आ सके फाइनेंशियल्स में, ट्रांसपेरेंसी आ सके फाइनेंशियल्स के अंदर। यस और नो? यस सर।